बच्चों, चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। दो समान आकार के हम कटोरी लेते हैं। एक कटोरी में हम सरसों के दाने लेते हैं और दूसरी कटोरी में हम चने के दाने लेते हैं। अब इन दोनों कटोरी को आप में बताइए किस कटोरी में दानों की संख्या अधिक है। जी हाँ, सही कहा आपने, सरसों के दानों की संख्या अधिक है। कारण क्या है? इनके छोटे आकार। ठीक है, अब जानते हैं परमाणु और अणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है और इतनी छोटी संख्या और इतने छोटे होने की वजह से किसी पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में भी बहुत अधिक संख्या में परमाणु और अणु होते हैं। तो इन संख्याओं के साथ काम करते समय हमें इसी प्रकार के एक मात्रक की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन हम मात्रक यूज़ करते हैं, 20 वस्तुओं के लिए 1 स्कोर और 144 वस्तुओं के लिए 1 ग्रोस का हम उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों को गिनने के लिए मोल की अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणित 10 की घात 23। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं और इसे कैपिटल N A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु कितने बराबर होता है? 6.022 गुणित 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लेते हैं 1 मोल हाइड्रोजन अणु तो वो भी होगा 6.022 गुणित 10 की घात 23 हाइड्रोजन अणु के बराबर। यानी 1 मोल हाइड्रोजन अणु में इतने अणु किसके होंगे? इतने अणु वहाँ पे उपस्थित होंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ले सकते हैं, परमाणु ले लिया हमने, अणु ले लिया, हम आयन भी ले सकते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन आयन बराबर 6.022 गुणित 10 की घात 23 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ऐसा ही प्रणाली में मोल को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं। कण में हम परमाणु, अणु और आयन को ले सकते हैं, जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। इसके लिए क्या किया गया है? ये जो नंबर आया है कहाँ से आया है? ये नंबर आया है कार्बन 12 समस्थानिक में उपस्थित कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। जितनी संख्या आई है उसी संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें मूल संकल्पना में मोल से संबंधित हमें कुछ सवाल हल करने हैं। उस सवाल के लिए हम कुछ समीकरण पे ध्यान देंगे। इस समीकरण का उपयोग करके हम सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन बराबर 6.022 गुणित 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु बराबर 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन अणु बराबर होता है 6.022 गुणित 10 की घात 23 हाइड्रोजन अणु के, और इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा वो होगा 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं। ये तो हमने ले लिया परमाणु, अणु। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कम अणु के बारे में। 1 मोल H2O, 1 मोल हमने जल का अणु लिया है, ये बराबर होगा 6.022 गुणित 10 की घात 23 जल के अणु के बराबर होगा। बराबर इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम H2O। कैसे निकाला हमने मोलर द्रव्यमान? यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि H2O में हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 16।
तो 2 और 16 कितने हो गए? 18। तो यहाँ पे H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 1 मोल H2SO4 बराबर होगा 6.022 गुणित 10 की घात 23 H2SO4 अणु के। ठीक है। और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? ये है 98 ग्राम H2SO4। अभी 98 कैसे आया? बिल्कुल ऐसे निकाल लेते हैं। हमको किसका निकालना है? H2SO4 का निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ गया 2। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? ये होता है इसका 32। ठीक है, इसका होता है 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कितने हैं? ऑक्सीजन 4, तो हम क्या कर देंगे? गुणा 4। तो 16 गुणित 4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 64। तो अब जोड़ दीजिए 2 को 32 से, 32 को 64 से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 98। इस प्रकार से H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम H2SO4 है। इस मूल समीकरण का उपयोग करके हम कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों आइए अब कुछ प्रश्न हम हल करते हैं। जैसे प्रश्न है हमारा यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2 मोल। 2 मोल हमें क्या दिया गया? ऑक्सीजन। और हमें ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान। तो 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम मोल समीकरण का उपयोग करेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 6.022 गुणित 10 की घात 23 परमाणु। किसके परमाणु है? ऑक्सीजन के परमाणु। ओके। और इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन उसका क्या होगा? मोलर द्रव्यमान होगा। ठीक है। 1 ग्राम का तो हमें पता है कि 1 मोल में उनका द्रव्यमान जो है 16 है। जब हमें पता है कि 1 मोल में 16 है तो 2 मोल ऑक्सीजन में कितना द्रव्यमान हो जाएगा? 2 मोल ऑक्सीजन में कितना द्रव्यमान हो जाएगा? 2 गुणित 16, यानी कितना आ जाएगा? 32। आसान है। इस प्रकार से हमें ये पता चल जाता है कि 2 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है। उसका द्रव्यमान कितना है? 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, ये हमें ज्ञात हो जाता है। अब चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं? अब हमें क्या दिया गया है? इसका द्रव्यमान दिया गया है। किसका? जल का। 36 ग्राम दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? मोल। फिर वही समीकरण लें हमारा 1 मोल H2O बराबर 6.022 गुणित 10 की घात 23 H2O अणु बराबर 18 ग्राम H2O। हमको हर जगह यही समीकरण पहले ले लेना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है 36 ग्राम H2O में जल के कितने मोल हैं। ज्ञात क्या करना है? जल के मोल। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम क्या जानते हैं? 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। तो हमने लिख लिया 18 ग्राम जल में 1 मोल होते हैं। समीकरण की सहायता से हमें पता है 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं? ये 1 मोल होते हैं। तो 1 ग्राम जल में 18 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम जल में 1/18 मोल H2O जल के। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा? 1/18 गुणित 36। सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें मोल की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 मोल। तो हम कह सकते हैं कि 36 ग्राम जल में जल के 2 मोल होते हैं।